हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उपादान भुगतान अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले जब बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पूछता है कि उपादान से आप क्या समझते हैं, उपादान किसे कहते हैं, इस तरह का उपादान क्या है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी तेल में दे देता है शुरू में ही, और तब लिखता है कि इस कानून के मुख्य प्रावधान की विवेचना करें। तो यहाँ जो है इस कानून में यानी कि उपादान भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में उपादान का कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। ये कोर्ट डिसीजंस जो हुए थे, बहुत बार केस हुए हैं इस पर, जब कानून नहीं था उसके पहले भी केस हुए हैं, कानून आने के बाद भी केस हुए हैं। तो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, उसका विवेचना है कि उपादान किसको कहते हैं। तो बेसिकली कहा गया कि इट इज ए रिटायरल बेनिफिट, यह सेवानिवृत्ति लाभ है। कुछ कोर्ट दूसरी तरह से कहा, तो इसको हम लोग किताब से दो डेफिनेशन कम से कम लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। अब है ये ग्रेच्युटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो इटालियन वर्ड है ग्रेटिस। इटालियन वर्ड ग्रेटिस से हुई है। ग्रेटिस का मतलब होता है बख्शीश, गिफ्ट, बोम, यानी उपहार, और इसी से उपादान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ग्रेटिस से ग्रेच्युटी बना है, जो कि एक इटालियन वर्ड है। अब क्या था कि कानून तो आया 1972 में, लेकिन जब हम लोग श्रम संघ आंदोलन के इतिहास का अध्ययन करेंगे, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का अध्ययन करेंगे, तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन हुई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब आया 1920 में, तो ये क्या था, ये इट वाज या इट इज एट प्रेजेंट टाइम ये यूनियन ऑफ यूनियंस, यूनियन ऑफ यूनियंस है, जिसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं, संघों का संघ। तो देश के जो डिफरेंट एरियाज में ट्रेड यूनियन थे वो सब इसके अंतर्गत क्या हुए, इंटीग्रेट हो गए, एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए। तो अब वर्कर का जो फोर्स था वो पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया। उसके कुछ समय के बाद 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हो गया, ट्रेड यूनियंस को राइट्स मिल गए, उसके लायबिलिटी फिक्स हो गए, तो ये सब हो गया। और 1928 के बाद ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए इंडस्ट्रियल फील्ड में, और ये एग्रेसिवनेस उनका देखेंगे 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद। तो लाला लाजपत राय जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये लेबर लीडर थे, और लेबर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इंडियन लेबर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहली दफा इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो इनको लेबर सब अपना गॉड फादर भी मानते थे। इनकी मृत्यु हो गई, एकाएक वर्कर जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर जो है एग्रेसिव हो गया। अब यहाँ उस समय फ्रीडम मूवमेंट भी चल रहा था, तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर थे, वो देखे कि इधर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हमको खुद जो वर्कर हैं उनको डिसिप्लिन करना चाहिए, जरूरी है, उनके वायलेंस या राइटस कैरेक्टर को रोकना जरूरी है, उनके मिसकंडक्ट को रोकना जरूरी है। तो क्या किया जाए, कैसे हम स्टेप ले, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द वर्कर्स बिलोंगिंग टू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अब यही समस्या आ गई, तो इन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वह ग्रेच्युटी को इंट्रोड्यूस किया, ग्रेच्युटी को इंट्रोड्यूस किया। और ये किस बेसिस पर, स्कीम के बेसिस पर, योजना के आधार पर। और कहे
कि ये वर्कर जो है वह इंडस्ट्री में 14, 15, 16, 18 इस तरह के एज में आते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 58 ईयर्स 60 ईयर्स ये सेवा से वापस होते हैं। और यह ऐसा दिन होता है जिस दिन रिटायर करते हैं, वह ऐसा दिन है इसके बाद वो कभी इंडस्ट्री में विजिट नहीं करेंगे। तो ये इतने लंबे समय तक अपने मेरिटोरियस या डेडिकेटेड सर्विस जो है वह संस्था को दिए हैं। इसी के सहानुभूति के रूप में हम उनको कुछ गिफ्ट देकर विदाई करेंगे और इसी सहानुभूति के बेसिस पर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वह ग्रेच्युटी को इंट्रोड्यूस किए कि ये जो है वो उनके मेरिटोरियस या डेडिकेटेड सर्विस का रिकॉग्निशन है, उसको हम मान्यता दे रहे हैं और इस आधार पर हम ये लागू कर रहे हैं। लेकिन ये पेमेंट को, इसके अंतर्गत जो पेमेंट था उसको बड़ा चालाकी से वो क्या किए कि इसको लिंक कर दिए, इसको जोड़ दिए कि यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो मेजर मिसकंडक्ट नहीं करें, जो बहुत बड़ी गलती नहीं करें, जो डेडिकेटेड सर्विस दें, जो राइटर्स या वायलेंट बिहेवियर नहीं करें, जो मोरल चढ़ती-छूट जिन पर चार्जेस नहीं हों, या उन्हीं को ये लाभ देंगे, दूसरे को ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये था इस लाभ के लालच में, इसके अंतर्गत पेमेंट के लालच में जो वर्कर हैं वो डिसिप्लिन्ड हो जाएं, वर्कर वायलेंस नहीं करें, वर्कर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें, इंडस्ट्री में शांत होकर के काम करें ताकि जब वो रिटायर करेंगे तब ये लाभ मिलेगा। ये देश में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अपर लार्ज स्केल इंडस्ट्री थे उन्होंने लागू किया, यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने वर्कर को कंट्रोल करने के लिए यह योजना को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ समय बाद अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां ये इस तरह की स्कीम लागू नहीं थी, ग्रेच्युटी स्कीम लागू नहीं था, वहां वर्कर्स के डिमांड हो गए कि उस संस्था में इस तरह का योजना लागू है, आप भी लागू कीजिए। मैटर पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट में हेयरिंग चला, बहस चली। अब कोर्ट में दलील कैसे आता है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे तो और पता चलेगा कि क्या हुआ होगा। ये जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा में डिस्प्यूट हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन में विवाद हुआ, ग्रेच्युटी लेने के लिए वर्कर ने विवाद किया और इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेच्युटी स्कीम लागू है, इम्प्लीमेंटेड है, लागू है और यहाँ विवाद हो रही है। जब कोर्ट में हेयरिंग हुआ तो पूछा गया कि वर्कर से कि क्या प्रॉब्लम है। वर्कर का कहना था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है ग्रेच्युटी, वर्कर जब सेवा सकते हैं और यहाँ हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, उसको लागू किया जाना चाहिए। अब एम्प्लॉयर का पक्ष आया कि क्या प्रॉब्लम है, वो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है तो आप भी दीजिए। तो एम्प्लॉयर का कहना था कि वह बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए वो कंफर्टेबल हैं कि पे कर दें, हम छोटा ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम नहीं पे कर सकते। ये एम्प्लॉयर साइड का दलील आया। तो फिर से वर्कर साइड ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ग्रेच्युटी का पैकेज इतना बड़ा देता है, ग्रेच्युटी का पैकेज इनका इतना बड़ा है, आप छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेच्युटी का छोटा पैकेज दीजिए। जब इस तरह का एक्सेप्टेंस आ गया तो कोर्ट भी कहा कि बात तो सही कर रहा है, जस्टिफाइड है, सोशल जस्टिस है
कि वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है, अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कम अमाउंट पे कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट तो कीजिए। तो रिजल्ट हुआ कि कोर्ट ऑर्डर से यहाँ जब नहीं था, यहाँ भी ग्रेच्युटी का लागू हो गया, स्कीम लागू हो गया। तो अब क्या था कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयर थे जो देखे कि अब हमारे यहाँ भी डिस्प्यूट होगा, तो उससे अच्छा है कि पहले ही स्कीम ड्राफ्ट कर लें या वर्कर से एग्रीमेंट कर लें, ताकि कम भी देंगे बिना डिमांड के तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर थे जो विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, बिना श्रमिकों से के द्वारा मांग किए गए, बिना न्यायालयीय आदेश के उन्होंने ग्रेच्युटी स्कीम को बना करके लागू कर लिया या वर्कर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जब सेवा से हटोगे तो हम इतना अमाउंट पेमेंट करेंगे। अब क्या हुआ कि शुरू में ये स्कीम जो है ग्रेच्युटी का स्कीम, ये लागू था ओनली फॉर वर्कर्स, केवल श्रमिकों के लिए लागू था। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने इसके कवरेज को बढ़ा दिया। ये लागू था वर्कर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ऑपरेटर वर्कर होता है, वर्कर कैटेगरी में रखते हैं, इस पर लागू था। ऐसे भी एम्प्लॉयर आए जो इस पोस्ट के नाम नोमेनक्लेचर नेम को चेंज कर दिया, नोमेनक्लेचर को चेंज कर दिया। नोमेनक्लेचर को चेंज कर दिया और कर दिया मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर। मशीन ऑपरेटर का नाम कर दिया मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर। अब ये रिटायर किया तो वर्कर कहे कि नहीं, एम्प्लॉयर कहा कि नहीं, आप तो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल ही नहीं है, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। तो मूव किया कोर्ट में, क्यों नहीं मिलेगा? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आ गए, ये वर्कर कैटेगरी में रहे नहीं, ये तो मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर हैं। जब हेयरिंग हुआ तो देखा गया कि मशीन ऑपरेटर का नाम ही चेंज करके मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर किया है। तो कोर्ट जब जजमेंट दिया तो लिख दिया कि मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू गेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, यानी मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर भी उपादान लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। तो कोर्ट के आदेश पर मिल गया। अब जब इसको मिल गया तो फिर से एक प्रॉब्लम आया कि दूसरा जो है जूनियर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हैं, इनके द्वारा डिमांड किया गया कि जब ये मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर इतना बड़ा लंबा लगता है तो हम तो जूनियर इंजीनियर हैं, हमको भी मिलना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ठीक है, इनको